ये जो लक्षण आते हैं हमारे जनक से, हमें इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखे कि किस लॉजिक से, कौन सी गणित लगती है इसमें, जिससे ये लक्षण जो है वो हमारे पेरेंट्स से हम में पहुँचते हैं, जनक से संतति में पहुँचते हैं। सफलता मेंडल को मिली, एक नियम जो है उन्होंने प्रतिपादित किया, उनके प्रयोग के आधार पर। उन्होंने प्रयोग कैसा किया? उन्होंने एक मटर का पौधा लिया, जैसा कि मैंने बताया, बुक में भी लिखा हुआ है कि कैसे मटर के पौधे विभिन्नता वाले होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं, कुछ के फूल बैंगनी होते हैं, कुछ के फूल सफ़ेद होते हैं, कुछ के बीज गोल होते हैं, हरे होते हैं, कुछ के बीज जो है वो झुर्रीदार होते हैं, पीले हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की विभिन्नता मटर के पौधे में देखने को मिलती है। उन्होंने क्या किया मेंडल ने बोला कि मेंडल ने प्रयोग किया कि उन्होंने एक मटर का लंबा पौधा लिया जिसमें लंबे पौधे के बाद फूल लगे, और एक उन्होंने बौना पौधा लिया। फिर उन्होंने इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया, मतलब जनन करवाया। आपने देख लिया होगा ना जनन कैसा होता है, पुष्प में लैंगिक जनन देखा है ना, कैसे पुंकेसर के पुष्प जो परागकण होते हैं वो वर्तिका पर गिराकर जनन करवाया जा सकता है। तो मेंडल ने भी यही किया। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया मटर का और एक बौना पौधा लिया, और उन दोनों के बीच जनन करवाया। तो जनन करवाया तो जब पहली पीढ़ी, F1 पीढ़ी बोलते हैं उसको, जब पहली पीढ़ी के पौधे मिले तो वो सारे के सारे लंबे थे। अब ये कैसे पता चला होगा? इन दोनों का जनन करवाया तो मटर बनी होगी, मटर के बीज निकले होंगे, उन बीजों को रोपा तो वो सारे के सारे बीज कैसे थे, सारे के सारे पौधे कैसे थे? लंबे। मेंडल को अचंभा हुआ, भाई ये क्या हुआ, बौना पौधे का लक्षण कहाँ गया? बौना पौधा तो एक भी है ही नहीं। तो बोले चलो एक और काम करते हैं, अब जो हमारी पहली पीढ़ी के पौधे मिले ना सारे लंबे हैं, इन दोनों के बीच जनन करवाते हैं। तो उन्होंने दोनों पीढ़ी, जो F1 पीढ़ी थी, जो पहली पीढ़ी थी, उन दोनों लंबे लंबे पौधों के बीच जनन करवाया। तो अब जो पौधे मिले, मतलब मटर के दाने, जैसे 4 मटर के दाने, वैसे तो बहुत ज़्यादा निकले होंगे, 4 में से उन्होंने देखा कि 3 तो बड़े पौधे हैं, लंबे पौधे हैं, लेकिन 4 में से एक बौना पौधा मिला उनको। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये कि इन में जो 2 लक्षण की बात हो रही, एक लंबा होने का लक्षण, एक बौना होने का लक्षण। जब उन्होंने पहली पीढ़ी के मटर उगाए तो सारे पौधे लंबे थे, है ना, लंबे होने का लक्षण तो दिख रहा था, लेकिन बौने होने का लक्षण इन पौधों में कहीं ना कहीं छुप गया था, दिखाई नहीं दिया वो। और जब इन्होंने इन पीढ़ियों का, मतलब पहली पीढ़ी के बीच में जनन करवाया, तो अब जो हमारी दूसरी पीढ़ी में दिखा ना, वो बौने होने का लक्षण दिख गया। इसका निष्कर्ष मालूम क्या निकाला मेंडल ने बोला कि जो जीव होते हैं ना, उनमें लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो हमें दिख जाते हैं, जैसे कि पहली पीढ़ी के लक्षण में सारे पौधे जो थे वो लंबे थे, और लंबा होना उनके लिए प्रभावी लक्षण था। लेकिन इनमें बौना होना कहीं ना कहीं छुपा हुआ लक्षण था, जो कि एक अप्रभावी लक्षण था। ये अप्रभावी लक्षण कब प्रभावी हुआ? जब दूसरी पीढ़ी के पौधे हमारे सामने आए। तो दूसरी पीढ़ी में हमको बौना पौधा मिल गया, मतलब यहाँ पर बौना क्या हो गया? एक प्रभावी लक्षण हो गया। तो मेंडल ने अपने इस प्रयोग से क्या दिखा दिया? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बता दिए। उन्होंने बोला कि 2 लक्षणों के पौधों को मैंने जनन करवाया तो पहली पीढ़ी में दूसरे वाले लक्षण जो है वो गायब हो गए, दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ बौना होना अप्रभावी लक्षण हो जाएगा पहली पीढ़ी के लिए, जबकि लंबे पौधे एक प्रभावी लक्षण है, जो कि दिखाई दे रहे हैं, लंबे पौधे हैं सब। और जब पहली पीढ़ी के पौधे के बीच में जब प्रजनन करवाया गया तो हमें एक बौना पौधा भी प्राप्त हुआ। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी में बौना लक्षण होना वो कहीं ना कहीं अप्रभावी लक्षण था, वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो पेड़ों में मौजूद था। वो दिखाई ज़रूर नहीं दिया, लेकिन वो पेड़ों में मौजूद था। अब यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। मान लीजिए दादा के कान जो थे वो चिपके हुए थे। अब दादा के भाई बहन भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता हो दादा के जो भाई थे उनके कर्णपल्लव जुड़े हुए ना हो, उनके कर्णपल्लव अलग अलग हो। जितने भाई होंगे उतने ही ज़्यादा केस बनते जाएंगे।
अब दादा के बेटे हुए आपके पापा और आपकी बुआ या आपके चाचा, मान लो 3 बच्चे हैं, तो 3 में से हो सकता हो किसी का कर्ण पल्लव अलग अलग हो, किसी का जुड़ा हुआ हो। अब उसके बाद जब आप पैदा हुए तो हो सकता हो आपके कान दादाजी जैसे हों, चाहे पापा जैसे भी हो सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है केस पे केस बनते जाएगा। आपके दादा कितने भाई बहन थे, उनके पिता कितने भाई बहन थे, कहीं ना कहीं वो लक्षण छुप गया होगा। उनकी कितनी संतानें थी, कितनी जिंदा बची, कितनी मर गईं, उन सब केस पर डिपेंड करता है हमारे कर्ण पल्लव का आधार। क्योंकि हो सकता है अगर दादा के कान जो थे वो अलग थे यदि, और आपके पापा के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें वो लक्षण छुप गया, वो अप्रभावी लक्षण है। लेकिन हो सकता है आपके कान दादा जैसे हो गए हो तो वो लक्षण दिखाई देने लगा हो, तो वो हमारा प्रभावी लक्षण हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? ये दोनों लंबाई और बौनेपन की यहाँ पर जो पौधे थे वहाँ उन लक्षणों की वंशानुगति हुई है। मतलब आनुवांशिकता के अंतर्गत वो लक्षण पहली पीढ़ी में गए, दिखाई नहीं दिए वो, लेकिन वो लक्षण उपस्थित थे। जैसे ही हमने पहली पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवाया तो वो लक्षण हमको दूसरी पीढ़ी में स्पष्ट रूप से बौने पौधे के रूप में दिखाई देने लगा। मतलब वो लक्षण उपस्थित तो रहते हैं, बस कुछ दिखाई दे जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे जाते। जो लक्षण दिखाई दे जाते हैं उनको हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं, जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उनको हम अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। अब मेंडल के नियम को टीटी के माध्यम से भी समझ लो। ये पौधों को जो है टीटी के माध्यम से कैसे बताया मेंडल ने, वो देख लो। मेंडल ने 2 पौधे लिए। पहला पौधा था लंबा पौधा। यार अब मैं पौधा कैसे बना दूँ, ऐसा बना देता हूँ शॉर्ट में। तो लंबे पौधे को उन्होंने नाम दिया कैपिटल टी, और इसका प्रजनन किसके साथ करवाया? बौने पौधे के साथ। बौने पौधे को नाम क्या दिया? स्मॉल टी। जब इन दोनों के बीच में प्रजनन करवाया तो 4 पौधे बने। चारों पौधों की लंबाई उन्होंने जब चेक करी तो वो लंबे पौधे थे। चारों पौधे कैसे थे? लंबे थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो उन्होंने पौधों की जो प्रजाति थी ना उनको नाम दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी पहली, इसको F1 पीढ़ी बोला उन्होंने, पहली पीढ़ी। उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी नाम क्यों दिया? उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी नाम इसलिए दिया क्योंकि कैपिटल टी दिखा रहा है कि पौधा लंबा पौधा है, प्रभावी लक्षण है, जबकि अप्रभावी लक्षण इसमें बौने पौधे के लक्षण छुपे हुए हैं। वो अप्रभावी लक्षण है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उसमें उपस्थित है, इसलिए स्मॉल टी भी दिखाया हुआ है। नहीं तो यहाँ पर जो जनक पौधा था कैपिटल टी था, इन सब का नाम कैपिटल टी आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी नाम दिया। क्यों? क्योंकि बौने होने का लक्षण इस पहली पीढ़ी के पौधों में छुपा हुआ है, इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी नाम दिया उन्होंने पौधों को। फिर जब अब इन दोनों पौधे का, कोई से भी 2 पौधे ले लिए उन्होंने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों का संकरण करवाया आपस में। संकरण करवाया मतलब प्रजनन करवाया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन दोनों का संकलन करवाया तो 4 पौधे फिर से प्राप्त हुए। 4 में से 3 जो थे ना वो बड़े थे, लंबे पौधे थे। और एक पौधा छोटा था। जो 4 लंबे लंबे पौधे थे उनको उन्होंने नाम दिया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और छोटे वाले को नाम दिया स्मॉल टी, स्मॉल टी। कुछ गड़बड़ किया शायद मैंने, हाँ गड़बड़ किया है। ये
सारे कैपिटल टी नहीं थे। एक कैपिटल टी वाला पौधा था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा था, और ये दोनों स्मॉल थे। मतलब इसमें तो हमको प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहा है, केवल लंबा होना ही दिखाई दे रहा है। इसमें अभी भी बौने पौधे के लक्षण छुपे हुए हैं, और अगला पौधा जो है वो पूरी तरह से बौना है, तो उसमें बौने होने का लक्षण प्रभावी लक्षण बन जाएगा। ये हमारी दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। अगर हम इन दोनों के बीच में प्रजनन करवा दें तो फिर से वही कंडीशन होगी। कैसी? 2 पौधे हमको 3 पौधे लंबे मिलेंगे, 1 पौधा बोना मिलेगा। अगर हम इन दोनों का संकरण करवा दें तो हमें इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे हम वापस। हमें जो है 3 पौधे लंबे मिलेंगे और 1 पौधा बोना मिलने वाला है, पहली पीढ़ी वाले लक्षण मिल जाएंगे। अब ढेर सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप खुद सोचो, 2 पौधे के केवल 4 बीज होंगे क्या? नहीं होंगे, बहुत सारे बीज होंगे, लेकिन रेशो यही रहेगा, है ना? अनुपात यही रहेगा कि दूसरी पीढ़ी में 4 में से 3 पौधे जो है वो लंबे मिलने वाले हैं और 1 पौधा बोना मिलने वाला है। ये था मेंडल का प्रयोग जो कि उन्होंने विविधता पे लगाया। अगर हम इसी चीज को कुत्ते के रंग पे अप्लाई करें तो कुत्ते के रंग पे अप्लाई करें तो हमको पता चलेगा, हम कुत्ते के लिए एक मॉडल बना लेंगे। अब ये सही नहीं हो सकता, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कुत्ता जो है वो वाइट है और जो कुतिया है उसका, नहीं, कुत्ता काला कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं और कुतिया को वाइट कर देते हैं। वाइट अच्छे लगते हैं ना, तो काले के लिए हम BB ले लो और वाइट के लिए WW ले लो। अब ध्यान से सुनना, काला कुत्ता और वाइट कुतिया, इनके बीच प्रजनन हुआ, इनके 4 बच्चे हुए। 1 2 3 4। चारों किस कलर के होने वाले हैं? जो भी रंग डोमिनेंस, अब कुछ भी कर सकता है, वाइट भी कर सकता है, ब्लैक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखना, ये वाले पे जब आओगे तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर एक बात बताओ, इनमें लंबे क्यों हुए पौधे? बोने भी तो हो सकते थे ना? बिल्कुल हो सकते थे बेटा, हो सकता था चारों पौधे बोने होते और बोनों का हम संकरण करवाते तो फिर हमको 3 बोने पौधे प्राप्त होते और 1 लंबा पौधा प्राप्त होता। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, बिल्कुल है। जो भी लक्षण डोमिनेट कर जाएगा मतलब दूसरे पर हावी हो जाएगा, वही रंग हमको दिखाई देता है। जो भी रंग या जो भी लक्षण दूसरे पर, यहाँ पर 4 जो बच्चे होंगे ना, वो हो सकता है चारों काले हों या चारों सफ़ेद भी हो सकते हैं। हमको कोई एक केस तो लेना ही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि चारों कैसे हैं? काले हैं। ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। अब ये BW क्यों लिख रहा हूँ मैं? है तो सारों काले, लेकिन वाइट होने का जो गुण है वो अप्रभावी लक्षण है, वो उनके पिल्लों में है। अब जब इन दोनों के बीच संकरण होगा, BW और BW के बीच में, BW BW, B मतलब ब्लैक, W मतलब वाइट, इन दोनों के बीच संकरण होगा मतलब प्रजनन होगा। तो अब अगर इनके जो 4 बच्चे होंगे ना पैदा, तो 4 बच्चों में से 3 तो ब्लैक होने वाले, BB BW, ये कलर ब्लैक भी रहेगा इसमें, BW इसमें भी ब्लैक रहेगा, लेकिन एक जो होगा ना आखिरी में वो वाइट होगा। समझ रहे हो? ये ब्लैक था, कलर नहीं भर सकता क्या मैं इसमें? ब्रश नहीं है मेरे पास। ब्लैक, ये भी ब्लैक होने वाला है, ये भी ब्लैक होने वाला है, ये भी ब्लैक होने वाला है और ये भी ब्लैक होने वाला है। अब इन दोनों ब्लैक के बीच में जब संकरण करवाएंगे या प्रजनन करवाएंगे हम, तो हमारे पास फिर से अगर 4, अब इसमें देखो बहुत सारे इफ्स एंड बट हैं, 4 ही बच्चे हों उनके, ये संभव नहीं है ना? और उन चारों में से 2 के बीच में ही संकरण, क्योंकि उसमें प्रजातियां नहीं होती, मतलब उसमें रिश्तेदार, यही तो अंतर है ना हम में और जानवरों में।
हमारे में थोड़ा सा अनुशासन है, हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं इंसान में, मैं जाति की नहीं बात कर रहा, हम इंसानों में रिश्ते होते हैं। हमारे यहाँ एक ही माँ बाप के बेटे आपस में शादी नहीं कर सकते, लेकिन कुत्तों में तो हो सकता है ना, उनके में तो है ना रिश्ते। जानवर और इंसान में यही तो फ़र्क है ना। तो हमारे यहाँ मतलब इंसानों में एक ही माँ बाप के बच्चों के बीच में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वो प्रथा बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है? क्योंकि चांसेस रहते हैं बच्चे अपंग पैदा होने के, दिव्यांग पैदा होने के, इसलिए एक ही माँ बाप के बच्चे शादी नहीं करते। और इसलिए हम रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन एक सिंबल है कि हम एक ही माँ बाप के बेटे हैं और हम एक दूसरों की रक्षा करने की वो करेंगे, शादी नहीं करेंगे, है ना। ये एक प्रथा बन गई है। तो यहाँ पर उसका रीज़न मैंने बताया आपको, क्योंकि अगर एक ही माँ बाप के बेटे आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चे दिव्यांग पैदा होंगे। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ हज़ारों साल पहले जान ली थी, और इसीलिए मनुष्य में कुछ नियम बना दिए कि नहीं, आप भाई बहन हो, एक माँ बाप के बेटे, और आपस में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके बच्चे दिव्यांग पैदा होंगे, आनुवांशिक रूप से बहुत बेकार पैदा होंगे। इसीलिए एक कुल में या एक माँ बाप के बेटे जो है वो शादी नहीं कर सकते। गोत्र में शादी करने का भी यही रीज़न है ना। एक गोत्र में भी शादी नहीं होती है, उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि फोर फादर्स में अगर कुछ गड़बड़ रहता है, एक जैसे फोर फादर्स रहते हैं, तो अगर उनके भी शादी होती है, चांसेस है बच्चे जो है दिव्यांग पैदा होने के, इसलिए गोत्र सिस्टम भी आया। खैर, हम वापस आते हैं कुत्ता और कुतिया पर। तो वाइट मतलब अगर कुत्ता ब्लैक है और कुतिया वाइट है, तो पहली संतानें कैसी होंगी? सारी चारों ब्लैक। 4 होती हैं तो 5 होंगी तो अलग भी हो सकता है। और जब उन दोनों के बीच में प्रजनन करवाया जाता है तो फिर हमको एक वाइट कुत्ता जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब मटर पे नहीं लागू होती है बात, कुत्ता कुत्ती पे भी और इंसानों पे भी लागू होती है, जो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया है। अब इसमें बहुत सारे आप देखोगे, ज़्यादातर केस में क्या होता है, कुत्ते के बच्चे जब 4 पैदा होते हैं ना, तो एक वाइट ही पैदा होता है ज़्यादातर केस में। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर मिलावट थी ना, अपन ने प्योर लिए हुए हैं, ब्लैक वाइट। यहाँ पर वो हो सकता हो पहले से BW हो, है ना, बीच का कोई सा केस हो सकता है, इसीलिए वो बीच में वाइट आ जाता है। लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके जो जैसा मैंने समझाया वैसा समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था कुत्ता कुतिया का के अंतर्गत हमने मेंडल के नियम को कुत्ते कुतिया पे लागू किया, है ना। तो अब हम वापस जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो मेंडल के नियम से क्या 2 निष्कर्ष या एक निष्कर्ष निकल कर सामने आया? वो ये कि जो लक्षण होते हैं वो प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर अनुपात भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये अनुपात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो मेंडल के नियम से जो अनुपात निकल कर आता है ना, वो 9:3:3:1 का अनुपात है ना। मतलब हमको 9:3:3:1 में जो है वो मिलता है। अगर बोलोगे ये 4 गुणों में अंतर है, 4 गुणों में, 2 गुणों में अंतर है, तो 3:1 का अनुपात रहता है। आपने देखा ना अभी जो दूसरी पीढ़ी में 3 काले कुत्ते और 1 सफ़ेद कुत्ता, तो 3:1। अगर 4 बच्चे होंगे तो 4 में से 3 काले होंगे, 1 सफ़ेद होगा। या लंबे और बौने पौधे का ले लो, 3 लंबे पौधे होंगे, 1 बौना पौधा होगा। 3:1 का अनुपात है किसके लिए? जब 2 लक्षण हो, लंबा और बौना पौधा होना, काला और सफ़ेद कुत्ता होना, लक्षण सॉरी, जब 2 लक्षण की बात हो तो अनुपात 3:1 का होगा। जब 4 लक्षण की बात हो तो अनुपात 9:3:3:1 का होगा। 4 लक्षण कौन से थे? उन्होंने इसी प्रयोग को 4 लक्षणों पर दोहराया। पहले तो लंबा और बौना पौधे पे समझाया, वो आपको आसानी से समझ आ सके इसलिए बताया उन्होंने। और यहाँ पर 4 गुण लिए। अब 4 गुण कौन कौन से थे? 4 गुण थे गोल और हरे बीज, झुर्रीदार और पीले बीज। गोल और हरे बीज, गोल होना और झुर्रीदार होना 2 अलग अलग लक्षण हैं। हरे बीज होना और पीले बीज होना 2 अलग अलग लक्षण है ना। तब उन्होंने 2 बीजों के बीच जब संकरण करवाया तो उन्हें गोल और पीले बीज मिले पहली पीढ़ी में।
जब पहली पीढ़ी के 2 बीजों के बीच संकरण करवाया तो कुछ परिणाम ऐसे थे। 315 गोल बीज मिले, 108 गोल बीज लेकिन हरे, कलर देखो, 315 गोल लेकिन पीले बीज, फिर 108 गोल लेकिन हरे बीज, 101 झुर्रीदार बीज लेकिन पीले बीज, 32 झुर्रीदार बीज और हरे बीज। तो मतलब इनके जो लक्षण थे, जो हमके शुरुआत थे ना, गोल और हरे बीज, झुर्रीदार और पीले बीज, दोनों जो है वो मिक्स हो गए, पूरी तरह से मिक्स हो गए। और अब हमको गोल और पीले बीज भी मिल रहे हैं, गोल और हरे बीज भी मिल रहे हैं, झुर्रीदार और पीले बीज भी मिल रहे हैं, झुर्रीदार और हरे बीज भी मिल रहे हैं। और उनका अनुपात क्या है? 9:3:3:3:1। तो अनुपात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बाकी तो नहीं आएगा। तो ये था मेंडल का नियम। उम्मीद है समझ में आया होगा, और इसके आधार पर आप प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि प्रभावी और अप्रभावी 2 नंबर में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। मेंडल ने मटर के दाने का ही क्यों उपयोग किया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। मैं संकरण की बात कर रहा था, यहाँ पर संकरण शब्द आया हुआ है। संकरण मतलब कुछ नहीं होता है, 2 प्रजाति के बीच, 2 जनक के बीच प्रजनन करवाना ही संकरण कहलाता है ना। मतलब 2 पौधों से मिलाकर नया पौधा बनाना। संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलोगे जब प्रजनन करवाना ही संकरण है तो नया शब्द बनाने की ज़रूरत क्या थी? प्रजनन एक अच्छा शब्द तो था, फिर जबरन में उसको संकरण क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो हाँ, उसमें फ़र्क है। संकरण में हम क्या करवाते हैं, संकरण मेनली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लैब में किया जाता है। प्रजनन नेचुरल प्रोसेस है, वो पौधों में आमतौर पर होती ही रहती है। संकरण के अंतर्गत इंसान जो है वो 2 पौधों के बीच में प्रजनन करवाता है, तो उस प्रकार के प्रजनन को संकरण बोलते हैं। ये संकरण जो है ना, गांव के बच्चे अगर आप समझते होंगे तो अलग अलग प्रकार के नंबर आते हैं। सोयाबीन का अब मुझे नहीं मालूम, मैं गलत बोल रहा हूँ, जैसे 1305, 1201, ये इस प्रकार के बीज मिलते हैं मार्केट में, है ना। मैंने गलत नंबर दिए हैं, लेकिन आप समझते हो कुछ ना कुछ नंबर के आते हैं। सोयाबीन इस नंबर का आता है, गेहूं इस नंबर का आता है। ये नंबर क्या दिखाते हैं मालूम? गेहूं के बीज संकरण करवाया गया। अब ये गेहूं के बीज संकरण की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो इसको समझो थोड़ा सा, संकरण क्यों करवाया जाता है। और आज की क्लास को ख़त्म करेंगे अपन, क्योंकि अपन प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण पढ़ चुके हैं। इसमें बस लिंग निर्धारण बचा हुआ है और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो कि कल करेंगे अपन। आज आप देख लो कि ये संकरण क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है संकरण की। झुर्रीदार क्या होता है? झुर्रीदार मतलब झुर्रियाँ, झुर्री नहीं समझते हो, सिकुड़ जाते हैं ना। मटर के दाने देखेंगे अगर सिकुड़ जाते हैं तो झुर्रीदार झुर्री दिखाई देती है उस पर। मटर को सूखने रखो कभी, अपने आप समझ में आएगा। मार्केट में जो बटरा मिलता है ना, मटर ही रहती है वो बिल्कुल गोल रहती है, और अगर आप धूप में सूखने रख दोगे ना अपने घर में मटर को, तो वो सिकुड़ जाएगा। जैसे गुड़ी माड़ी, अगर आप कागज़ को ऐसे ऐसे कर दोगे तो कैसा वो छिड़बिड़ा उस पर झुर्रियाँ बनी रहेगी। वैसे ही मटर के साथ भी होता है, झुर्रियाँ बनी रहती हैं जब उसको अपन सुखाने रख दो एकदम से। तो संकरण क्या होता है, किस लिए होता है, देखो समझो उस चीज़ को। मान लो उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में मान लो हमारे घर के पास ही कोई खेती कर रहा है गेहूँ की, और वहाँ की गेहूं की क्वालिटी ये है कि प्रोटीन बहुत अच्छा। मान लो उदाहरण के लिए अगर हम 1 किलो गेहूं की बात कर रहे हैं तो उसमें लगभग 100 ग्राम प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। 1 किलो गेहूं में 100 ग्राम प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। ये विशेषता है हमारे घर के गेहूं की, हमारे घर में जो गेहूं हो रहा है। लेकिन इसमें कमी ये है कि अगर थोड़ी बहुत भी ज़्यादा बारिश हो गई ना, तो मतलब थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई, क्योंकि ठंड के मौसम में उगता है गेहूँ, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती, स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है, फिर नहीं रहती, है ना। अगर ज़्यादा पानी गिर जाता है या ठंड ज़्यादा पड़ जाती, ठंड का उदाहरण ले लेते, ठंड ज़्यादा पड़ जाती है, जिसको पाला पड़ना भी बोल सकते हैं। पाला पड़ना एक प्रकार का ठंड ज़्यादा पड़ना ही है, और जब ओस जम जाती है ना तो उसको पाला पड़ना बोलते हैं। जब ठंड ज़्यादा पड़ जाती है तो हमारे यहाँ का गेहूँ जो है वो बैठ जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब अच्छी बात क्या है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में। नॉर्मली गेहूं में प्रोटीन नहीं होता बेटा, प्रोटीन हमारे खाने में शामिल करना चाहिए हमें, लेकिन गेहूं और चावल में प्रोटीन नहीं होता है। हमारे यहाँ जितने भी गेहूं चावल होते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन नहीं होता है
है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो गेहूँ हो रहा था, मान ले रहे हैं, मैं गलत उदाहरण ले रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो गेहूँ हो रहा था उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा था, लेकिन कमी क्या थी, थोड़ी बहुत भी ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो फसल नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पूरी मात्रा में नहीं उगेगी। ये हमारे गेहूँ की क्वालिटी थी। इंदौर में जो गेहूँ उग रहा है ना, वहाँ का गेहूँ इतना स्ट्रांग है, उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता इतनी स्ट्रांग है, कीड़े लग जाए तो भी खराब नहीं हो, ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो भी उस पर कोई असर ना हो। लेकिन वहाँ के गेहूँ की परेशानी ये है कि वो जो है उसमें प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा मात्रा में। प्रोटीन 1 किलो में बात करो तो 10 ग्राम या 20 ग्राम प्रोटीन है। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आती है कि भाई हैं तो दोनों पौधे, बीज गेहूँ उग रहा है उसमें, क्यों ना हम यहाँ के गेहूँ के पौधे और इंदौर के गेहूँ के बीच में प्रजनन करवा दें लैब में। उससे कारण से होगा क्या, ये जो इनके लक्षण है ना, प्रोटीन होने के और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के, या फिर ज़्यादा होने के, या फिर जल्दी मर जाने के, ठंड में नष्ट हो जाने के, ये लक्षण जो है ना होंगे क्या, दोनों के बीच में हम जब ब्रीडिंग करवाएंगे या प्रजनन करवाएंगे तो जो नया पौधा बनेगा ना उसमें दोनों के लक्षण होंगे, और उसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होगा और वो आसानी से मरेगा भी नहीं। तो इस प्रकार से लैब में दोनों जगह के गेहूं के बीच संकरण करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, जिससे दोनों प्रजाति से मिलकर एक नई प्रजाति बनती है, और उस प्रजाति में हमारे गेहूं के प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में होगा, और इंदौरी गेहूं का रोग प्रतिरोध क्षमता या ठंड झेलने की क्षमता, वो दोनों ही गुण विद्यमान होंगे। इस प्रकार जो हमें नई प्रजाति मिलेगी ना गेहूं की, उसको हम संकरित प्रजाति बोलेंगे, संकरण से प्राप्त हुई प्रजाति बोलेंगे। ये संकरण केवल फसलों में नहीं करवाया जाता, जानवरों में भी करवाया जाता है। गाय भैंस में जो है वो करवाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत की जो देसी नस्ल की गाय है ना, देसी जो गाय होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतरीन होती है। बेहतरीन मतलब मच्छर काट रहे हैं कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी फैल गई है तो वो बीमारी अपने आप में एडजस्ट कर लेंगी। तो हमारी देसी गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। लेकिन परेशानी ये है कि हमारी देसी गाय जो है वो दूध बहुत कम देती है। अब यही चीज़ विदेशी नस्ल की गाय में देखोगे ना तो दूध भर भर के देती है, लेकिन उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। अगर एक मच्छर काट ले तो मलेरिया हो जाए, मर जाए वो, मतलब मलेरिया तो नहीं होगा, जैसे कुछ दूसरा बीमारी हो जाएगी, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब क्यों ना हम दोनों को मिलाकर संकरण करवाकर एक नई प्रजाति डेवलप करें जिसमें ज़्यादा दूध भी दे और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो। तो गाय और भैंस जैसे जानवरों में भी संकरण करवाया जाता है। संकरण करवाने के लिए बैल का इस्तेमाल करते हैं, बैल का सीमन निकाल लेते हैं, वीर्य निकाल लेते हैं, शुक्राणु निकाल लेते हैं, और यहाँ की देसी गाय में उसको इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं। तो जब जनन होता है तो वो नई प्रजाति जन्म लेती है और उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो केवल अनाज में ही नहीं होता, तो वो अनाज में जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर कहीं ना कहीं हद तक इसी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहे होते हैं। वैज्ञानिकों की मदद के लिए होते हैं वो नंबर, है ना, ताकि नई प्रजाति बनाई जा सके। तो ये था संकरण। उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद है आज कुछ नया सीखा होगा। आज की क्लास यहीं तक थी, कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और फिर पर्यावरण वाले चैप्टर की तरफ जाएंगे ताकि हमारा साइंस का ख़त्म हो सके। हालांकि मैंने बोला था पर्यावरण आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हमारा जैसा कि टारगेट था हाफ ईयरली के पहले साइंस ख़त्म करने का, वो लगभग पूरा हो गया है। मैथ्स का भी लगभग एक ही चैप्टर बचा हुआ है, तो वो भी पूरा हो ही जाएगा, मुझे उससे उम्मीद है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।